नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। सोनिया गांधी अपने जीवन में तीसरा ये मौका है जब वो चिंतित हैं, परेशान हैं और कहें कि शायद डरी हुई भी है। इससे पहले दो मौक़ों पर वजहें अलग थी। इससे पहले दो मौक़ों पर जब वो परेशान थी, डरी हुई थी, चिंतित थी, तब अपने और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर डरी हुई थी। पहली बार इस तरह का डर, इस तरह की चिंता उनको हुई थी जब 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा जी की हत्या हुई थी। वो और आर.के. धवन दोनों लोग उनके लहूलुहान शरीर को लेकर एम्बेसडर कार में ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज तक गए थे, जहां उनको ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया गया था और वहीं पर उनका पोस्टमार्टम चल रहा था। उसी दौरान राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की बात हो रही थी। पार्टी के नेता उन पर दबाव डाल रहे थे कि उनको शपथ लेना है। राष्ट्रपति भवन में शपथ समारोह का समय भी तय हो गया था और सोनिया गांधी इस बात पर लगी थी राजीव गांधी को समझाने में कि उनको प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए, उनको अपने जीवन को खतरे में नहीं डालना चाहिए। उन्होंने बहुत कोशिश की मनाने की राजीव गांधी को, लेकिन राजीव गांधी माने नहीं। क्यों नहीं माने? क्यों सोनिया गांधी ने जो किया उसके बाद अभी तक के अपने राजनीतिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में क्यों किया, वो नटवर सिंह की एक बात से पता चलता है। नटवर सिंह ने ये बात कही पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनज़ीर भुट्टो से। उसके बारे में बताता हूँ। पहले आपको बताता हूँ कि पहला तो मौका ये था जब इंदिरा जी की हत्या हुई, तब वो डरी हुई थी। दूसरा मौका था जब राजीव गांधी की हत्या हुई, श्री पेरुम्बदूर में, जब उनको मानव बम ने उड़ा दिया। उसके बाद उनका पार्थिव शरीर लेकर जब वो दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरी, वहाँ उनका इंतज़ार कांग्रेस के तमाम नेताओं, मंत्रियों के अलावा देश के उस तत्कालीन राष्ट्रपति आर वेंकट रमन भी कर रहे थे। वो निकल कर आई और वेंकट रमन के कंधे से लगकर रोने लगी। सार्वजनिक रूप से सोनिया गांधी को रोते हुए वो शायद पहली और आखिरी बार लोगों ने देखा। उसके बाद से कभी जो है सार्वजनिक रूप से उनको रोते हुए नहीं देखा गया। वैसे गांधी परिवार को इस बात का भी बड़ा फ़ख्र है कि गांधी परिवार के लोग सार्वजनिक रूप से रोते नहीं हैं। वो ऐसा मौका था कि वहाँ मौजूद जितने लोग मौजूद थे, सबकी आंखों में आंसू थे। तो वो मौका था जिसमें जो है पूरे देश में लोग दुखी थे, लोगों के मन में क्षोभ था, निराशा थी। जिस तरह से आतंकवादी हमले में राजीव गांधी की हत्या की गई, LTTE के सुसाइड बॉम्बर्स ने ये जो काम किया, उस समय सोनिया गांधी डरी हुई तो थी, चिंतित तो थी अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, खास तौर से राहुल गांधी और प्रियंका के लिए। लेकिन राजनीति में बने रहने, सत्ता के खेल में से बाहर न जाने की उनकी जो जिजीविषा थी, उनकी जो इच्छा थी, वो उसी समय से दिखाई देने लगी थी। हालांकि 91 से 98 7 साल वो कहने को तो राजनीति से दूर रही। कांग्रेस का अध्यक्ष पद उनको दिया जा रहा था और लेने से मना कर दिया। देश भर में संदेश ये था कि वो राजनीति से अलग रहना चाहती हैं, अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित हैं। और सही बात भी थी, कोई भी बहुत चिंतित होगी। जिन परिस्थितियों में परिवार के दो लोगों की हत्या हुई, उसके बाद चिंतित होना बड़ा स्वाभाविक है। लेकिन मैं जो घटना बताने जा रहा हूँ आपको, उससे आपको अंदाज़ा लगेगा गांधी परिवार की किस तरह की मानसिकता है, क्या सोच है। ये जो मैं बार बार अपने वीडियोस में जब भी इस परिवार का जिक्र आता है तो बोलता हूँ, सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, उसका आपको अंदाज़ा लगेगा। राजीव गांधी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए दुनिया भर से राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे। पाकिस्तान से बेनज़ीर भुट्टो भी आई थी। बेनज़ीर भुट्टो जाने से पहले सोनिया गांधी से मिलने गई। जब वो सोनिया गांधी से मिलने गई तो उस समय वहाँ नटवर सिंह मौजूद थे। नटवर सिंह उस समय से लगातार जब भी कोई विदेशी मेहमान आता था सोनिया गांधी से मिलने, तो नटवर सिंह की मौजूदगी ज़रूरी होती थी, अनिवार्य होती थी। वो उनको बताते थे कि क्या बोलना है, क्या कहना है, किससे बोलना है, किससे नहीं बोलना है, किससे किस तरह का व्यवहार करना है, परिवार से किसके कैसे रिश्ते हैं। ये सब ब्रीफिंग वो दिया करते थे। ये उन्होंने अपनी किताब में लिखा भी है विस्तार से। बेनज़ीर भुट्टो ने एक सलाह दी सोनिया गांधी को कि अब आपको राजनीति से दूर रहना चाहिए
और अपने बच्चों की देखभाल करनी चाहिए। नटवर सिंह ने अपनी किताब में लिखा है कि सोनिया गांधी ने सुना और बिल्कुल चुप रही हैं। उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, एक शब्द नहीं बोला। मतलब था कि नटवर सिंह बोले तो नटवर सिंह बोले। नटवर सिंह ने जवाब दिया बेनज़ीर भुट्टो को कि आप जो सीख दे रही हैं, जो उपदेश दे रही हैं, उस पर तो आपने खुद ही अमल नहीं किया। अपने पिता की हत्या के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई थी। उनकी मौत के बाद आप खुद उनकी राजनीतिक वारिस बन गई। और फिर आगे जो नटवर सिंह ने कहा कि इस परिवार की, मतलब नेहरू गांधी परिवार की एक परंपरा है, एक लिगेसी है। आप ध्यान दीजिए, ये डेमोक्रेसी में एक डेमोक्रेटिक नेता दूसरे डेमोक्रेटिक नेता के बारे में बता रहा है कि इस परिवार की एक परंपरा है, एक लिगेसी है इस देश की सेवा करने की, और ये परिवार अपनी विरासत को नहीं छोड़ सकता। भारत उनकी विरासत है। ये देश जो है वो नेहरू गांधी परिवार की विरासत है। ये नटवर सिंह ने सोनिया गांधी की मौजूदगी में कहा, जिसका जाहिर है कि सोनिया गांधी की मंजूरी हासिल थी, क्योंकि सोनिया गांधी ने इस पर कोई एतराज़ नहीं किया। और ये भाव पूरे परिवार में है भी। जो भी परिवार के सदस्य हैं, जितने भी, चाहे सोनिया गांधी हो, राहुल हो, प्रियंका हो, रॉबर्ट वाड्रा हो, इन सब के दिमाग में ये बात है कि ये देश हमारी विरासत है, हम इसके वारिस हैं। ये भाव जो है वही आजकल उनके दुख का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। तो इस पर बेनज़ीर भुट्टो समझ गई कि ये चापलूसी हो रही है। उन्होंने कहा कि ये सब बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन मैं इस समय, ये जो मौका है, इस समय कोई तर्क वितर्क नहीं करना चाहती। और उन्होंने बात को यहीं पर छोड़ दिया। सोनिया गांधी उसके बाद 7 साल तक राजनीति में तो नहीं आई, लेकिन राजनीति से दूर तो एक कदम भी नहीं रही। लगातार 91 का इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद प्रधानमंत्री कौन होगा, ये मैं एक वीडियो में विस्तार से बता चुका हूँ कि कैसे उन्होंने पहले डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को ऑफ़र किया, उसके बाद उनके मना करने के बाद फिर पीवी नरसिम्हा राव का नाम आया और उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। वैसे मैंने राष्ट्रपति चुनाव का अभी जो होने वाला है उसमें जिक्र करते हुए शरद पवार के लिए कहा था कि वो कभी ऐसी लड़ाई नहीं लड़ते जिसमें हार पहले से तय हो। उस समय भी शरद पवार प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में कूदे तो, लेकिन जैसे ही लगा कि हार होने वाली है वो मैदान छोड़कर भाग गए। तो लेकिन वो अलग विषय है, उस पर फिर कभी बात करेंगे। अभी बात हो रही सोनिया गांधी की। तो सोनिया गांधी, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, मंत्री कौन बनेगा, किसके पास विभाग क्या होगा, कौन मंत्री क्या करता है, ये सब जानकारी, मतलब पीवी नरसिम्हा राव जैसा नेता भी कई मामलों में फाइल लेकर सोनिया गांधी के यहाँ जाता था। तो इससे उनकी ताकत का अंदाज़ा लगाइए, इससे उनकी हैसियत का अंदाज़ा लगाइए, इससे उनके राजनीतिक रसूख का अंदाज़ा लगाइए। तो वो दिन देखे हुए हैं सोनिया गांधी ने, जब वो कांग्रेस की चवन्नी की सदस्य भी नहीं थी, तब भी उनकी हैसियत प्रधानमंत्री बनाने और हटाने की थी। पीवी नरसिम्हा राव की तबीयत खराब हो गई इस बात से कि सोनिया गांधी उनको इग्नोर कर रही हैं। वो दिन और आज का दिन, तीसरी बार जो उनको परेशानी हो रही, जो चिंता हो रही, जो डर है, वो है नेशनल हेराल्ड केस में जब से ईडी की जांच शुरू हुई है। इनकम टैक्स की जब तक जांच थी तो मालूम था कि ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि कुछ जुर्माना लगेगा, पेनल्टी लगेगी और टैक्स देना पड़ेगा, वो देकर मामला रफा दफा हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। जेल जाने का डर ईडी की जांच के बाद शुरू हुआ है। और राहुल गांधी की 3 दिन जो ईडी ने पूछताछ राहुल गांधी से की है, उसके बाद ये डर और बढ़ गया है। और कोई आश्चर्य नहीं है कि इस डर की वजह से सोनिया गांधी की तबीयत और ख़राब हो गई है। पहले उनको कोरोना हुआ, फिर उनको फंगल इन्फेक्शन हो गया है। जब आप किसी मानसिक यंत्रणा के दौर से गुजर रहे हों, मानसिक कष्ट के दौर से गुजर रहे हों, तो आपके स्वास्थ्य पर उसका बुरा असर पड़ना तय है। 3 दिन जो पूछताछ हुई है ईडी की राहुल गांधी से, उससे राहुल गांधी को भी ये अंदाज़ा हो गया है कि ये रास्ता इतना आसान नहीं है, ये आग का दरिया है और डूब के जाना है।
तो उन्होंने जो सब कुछ डालने की कोशिश की है मोतीलाल वोरा पर, दिवंगत मोतीलाल वोरा पर, जो अब इस दुनिया में नहीं है, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी खपा दी गांधी परिवार की सेवा में। एक नौकर की तरह, राजनेता होते हुए भी, सांसद, मंत्री, सब कुछ रहते हुए भी वो एक नौकर की तरह इस परिवार के लिए वफादार रहे। सारा गड़बड़ी का ठीकरा राहुल गांधी ने मोतीलाल वोरा पर फोड़ दिया। जो 36% शेयर के हिस्सेदार सोनिया गांधी और राहुल गांधी हैं, उनकी कोई भूमिका नहीं थी। वो कह रहे हैं 12% जो कुछ समय तक मोतीलाल वोरा के पास था शेयर, वो उस सब के लिए जिम्मेदार है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से इस सारे मामले से निकलकर भागने की कोशिश हो रही है गांधी परिवार की ओर से। तो सोनिया गांधी इस बार अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर नहीं डरी हुई है। अपने परिवार की वो प्रतिष्ठा जो उनके मन में है, वो हैसियत जो उनके मन में है, उसको लेकर डरी हुई है। और उससे ज़्यादा उनको डर है कि राहुल गांधी को कहीं जेल न जाना पड़े, और राहुल गांधी जेल जाएंगे तो सोनिया गांधी का नंबर आएगा ही आएगा। लेकिन ये सब कुछ निर्भर करेगा कि ईडी अपने केस की जांच किस तरह से करता है, सबूत किस तरह से जुटाता है, अदालत में उसको पेश किस तरह से किया जाता है, चार्जशीट कैसे दाखिल होती है, उस पर चार्जेस कैसे फ्रेम होते हैं, और फिर अदालत का फैसला क्या होता है। तो ये अभी लंबा है, और मुझे लगता है कि शायद जिस तरह से चल रहा है, जो ये 3 दिन की छुट्टी ली है राहुल गांधी ने, इसका मतलब है कि परेशानी बढ़ रही है, और इसको खींचने की कोशिश होगी लोकसभा चुनाव तक, दोनों पक्षों की ओर से। सरकारी पक्ष भी चाहेगा कि ये खींचे लोकसभा चुनाव तक, और गांधी परिवार भी चाहेगा कि खींचे जिससे सिंपैथी मिले, और मुझे लगता नहीं कि इस मुद्दे पर कोई सिंपैथी मिलने वाली है। ये जो सत्याग्रह का नाटक हुआ, जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हुआ, उस सब को लेकर कांग्रेसियों को तो छोड़िए, कुछ जो गिने चुने लोग हैं उनकी बात नहीं हो रही है, आम कांग्रेसी की बात कर रहा हूँ वो, और आम लोगों में तो इसका कोई असर नहीं है। उनको मालूम है कि कुछ गड़बड़ किया है, सबको नहीं मालूम है कि क्या मामला है, उसकी गहराई क्या है, तथ्य क्या है, लेकिन सबको एक संदेश चला गया है कि नेशनल हेराल्ड के मामले में गांधी परिवार ने कुछ घपला किया है, कुछ गड़बड़ किया है, जिससे उनका बचना अब दिन पर दिन कठिन होता जा रहा है। बचेंगे कि नहीं बचेंगे ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अभी तक जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है, जितने सबूत अभी तक आए हैं, क्योंकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के अलावा इस मामले में जितने लोग इन्वॉल्व हैं सबसे पूछताछ कर चुका है ईडी, उसको जो सबूत इकट्ठा करने थे कर चुका है। अब इन दोनों के बयान के आधार पर, इनमें जो कॉन्ट्रडिक्शन निकलेगा उसके आधार पर केस आगे बढ़ेगा। और मैंने पहले भी बताया था, एक बार फिर बता दूं कि ईडी की जो जांच होती है उसमें 3 तरह से एविडेंस रिकॉर्ड होता है, ऑडियो, विजुअल और उसके अलावा रिटन स्टेटमेंट, और ये तीनों अदालत में साक्ष्य के रूप में पेश किए जा सकते हैं। वहाँ मुकर नहीं सकता जिसने ये स्टेटमेंट दिया है। और राहुल गांधी की परेशानी का अंदाज़ा आप ये लगाइए कि ईडी के मुताबिक उनसे जो 11 घंटे पूछताछ हुई एक दिन, उसमें से सिर्फ 6 घंटे पूछताछ हुई है, बाकी 4.5 घंटे 4 घंटे उन्होंने, जो लंच का 1 घंटे का समय निकाल दीजिए, 4 घंटे उन्होंने अपने स्टेटमेंट को करेक्ट करने में, उसको सही करने में लगाया। उनको एक टाइपिस्ट दे दिया गया है, हालांकि लिखना होता है जो भी जिससे भी पूछताछ होती है, लेकिन राहुल गांधी को एक टाइपिस्ट दे दिया गया। वो टाइप करता है, वो उसके बाद कागज़ पे वो उसको फिर करेक्ट करते हैं, फिर टाइप होता है, फिर करेक्ट करते हैं, लगातार करेक्शन का सिलसिला चलता रहता है, और आखिर में जो सबमिट होता है पता नहीं उसमें करेक्शन की गुंजाइश है कि नहीं। लेकिन सवाल ये है कि आप रिटन स्टेटमेंट में तो करेक्शन कर लेंगे, लेकिन जो ऑडियो विजुअल है उसकी जो रिकॉर्डिंग है उसमें तो कोई चेंज होता नहीं है, और वो तीनों अदालत में पेश होंगे। तो इसलिए कह रहा हूँ कि गांधी परिवार की मुश्किल बढ़ रही है। सोनिया गांधी इस समय सबसे ज़्यादा चिंता में है, क्योंकि इससे पहले की जो 2 घटनाएं हुई वो उनके वश में नहीं थी, उसमें उनकी कोई भूमिका नहीं थी। लेकिन ये जो घटना है, नेशनल हेराल्ड का जो मामला है,
उसमें उनकी आकंठ भूमिका है, तो इसलिए वो किसी और पर दोष नहीं डाल सकती, वो परिस्थितियों पर या किसी और संस्था पर दोष नहीं डाल सकती। राहुल गांधी भले ही कहें कि सबके लिए मोतीलाल वोरा जिम्मेदार हैं, लेकिन अदालत में ये बात टिकेगी नहीं। इसलिए सोनिया गांधी अपने जीवन में, मैंने कहा तीसरी बार, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि पहली बार सबसे ज़्यादा चिंता में है, सबसे ज़्यादा डरी हुई है और पूरा परिवार डरा हुआ है। इसका अंदाज़ा इससे लगाइए कि लखनऊ में चिंतन शिविर होने वाला था कांग्रेस पार्टी का, प्रियंका उसको प्रिसाइड करने के लिए गई थी। आनन फानन में वो कार्यक्रम रद्द करके रात में ही प्रियंका गांधी बाई रोड दिल्ली लौट आई, जब राहुल गांधी से पूछताछ होने वाली थी। उससे पहले की बात बता रहा हूँ। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि परिवार में इस समय चल क्या रहा है, उनकी मनस्थिति कैसी है। लेकिन संकट सचमुच गहरा है और इस संकट से निजात मिलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।